नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज एलएसी पर भारत ने चीन को सबक कैसे सिखाया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अब किसने कर दिया हमला, प्रिंस सलमान की किस चाल से बाइडेन चित हो गए और क्या तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। ब्रेकिंग न्यूज, एलएसी पर हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब यह कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा, क्योंकि खबर यह है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। यह घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है, जब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन पर खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की यह घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है जो अभी झड़प हुई है इस पर? देखिए, फिलहाल जो हालात है वो फिलहाल शांत है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मैकेनिज्म है जो सेना के साथ, चीन की सेना के साथ है, उसके तहत मामले को सुलझा जरूर लिया गया है, लेकिन तनाव अब भी है। जिस तरीके से उनके सैनिक क्लेम लाइन को पार करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिक वहाँ मुस्तैद थे और उन्होंने उस क्लेम लाइन को क्रॉस करने की कोशिश में लगे चीनियों को वहाँ रोका और उनको खदेड़ा, जिसमें दोनों देशों के जो सैनिक है उनको चोटें आई हैं। भारत की तरफ से तो ये बता दिया गया है कि हमें चोटें आई हैं, लेकिन चीन ने अभी तक एक भी बयान अभी तक इस पूरे मसले पर जारी नहीं किया है। किशोर, शुक्रिया संदीप आपका। यानी ये झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि यह वीडियो एलएसी के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया। इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन एलएसी के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन एलएसी के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है, जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी एलएसी के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को एलएसी तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर बीआरओ एक साथ काम कर रही है।
अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि LAC के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। इधर सऊदी अरब ने ईरान को परमाणु बम बनाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजरायल के बाद अब सऊदी अरब भी मान रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बाकी के खाड़ी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच का टकराव नया नहीं है, लेकिन परमाणु बम के नाम पर सऊदी अरब और ईरान पहली बार इस तरह टकराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजरायल भी दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई मांग की है और प्रिंस का कहना यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए, ऐसा समझौता जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा ही समझौता किया हुआ था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि समझौते की शर्तों का एक तरफा पालन हो रहा है। मतलब ये कि अमेरिका को शक था कि ईरान समझौते के बावजूद परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। इसलिए साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ईरान का परमाणु बम एक बार फिर नई जंग की वजह बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी आग बबूला दिखने लगे हैं, जबकि रूस के साथ ईरान की जुगलबंदी नए समीकरण बनाती दिख रही है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ तलवारें खींचने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने एक दिन पहले ही दोहराया कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यह अटैक लुहांस्क के एक होटल में किया गया, जिसमें पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में छिपे थे। रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक 2 दिन पहले यूक्रेन ने होटल पर ऐसा हमला बोला कि वो मलबे में तब्दील हो गया। खबर है कि इस हमले में वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके मारे गए। हालांकि कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी लुहांस्क के गवर्नर की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इस हमले में बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए। होटल में मौजूद 50% लोगों के यूक्रेन के हमले में मारे जाने का दावा है। लेकिन ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों में उनकी सेना के लिए काफी मुश्किल हालात खड़े होने पर चिंता जताई। इस बीच यूक्रेन के कुछ अधिकारियों की तरफ से भी दावा किया गया कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में उनकी सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें रूस के करीब 200 सैनिकों को मार गिरा गया है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल पर आतंकियों ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वहां चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की बल्कि वहां कई बम भी बरसाए, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें होटल के गेट पर बम धमाके की वजह से आग लगी दिखाई दी, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाज आती रही, जबकि पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार से ढकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर भी बम फटा हो। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से निकलने की कोशिश करते दिखे। काबुल के जिस होटल पर आतंकियों ने हमला किया वहां अक्सर विदेशी और चीनी नागरिक ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त कुछ आतंकी गोलियां बरसाते हुए होटल में दाखिल हुए थे, जो न सिर्फ खतरनाक हथियारों से लैस थे बल्कि उन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहन रखी थी। और माना जा रहा है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने किया, जिसे तालिबान का दुश्मन कहा जाता है। लेकिन तालिबान ने इसी बहाने हमले का ठीकरा पाकिस्तान की सरकार पर फोड़ दिया और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने ISIS के आतंकियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची ताकि अफगानिस्तान की सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। यही नहीं, तालिबान का यह भी इल्जाम है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान आतंकी देश होने का ठप्पा लगवाना चाहता है। पिछले हफ्ते ही काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। हालांकि तालिबान को शक है कि पाकिस्तान ने ISIS के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्लान तैयार किया है और काबुल में चीनी नागरिकों वाले होटल में हुआ हमला उसी प्लान का हिस्सा है। इस बीच अंतरिक्ष में 25.5 दिन तक डेटा जमा करने के बाद नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर लौट आया। ओरायन के जरिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी में है, इसलिए उसने ओरायन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की तारीख भी ऐतिहासिक चुनी। 11 दिसंबर 1972 को इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और 50 साल बाद 11 दिसंबर 2022 को नासा का स्पेसक्राफ्ट ओरायन पृथ्वी पर बिल्कुल सुरक्षित पानी पर लैंड कर गया।
सामने आई तस्वीरों में 3 पैराशूटों से बंधा ओरायन प्रशांत महासागर में उतरता दिखा। इस बार ये टेस्ट था, इसलिए ओरायन में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं था, लेकिन उसकी अगली उड़ान अलग होगी। चांद के चक्कर लगाने के बाद ओरायन ने ऐसा डेटा जुटाया है जिससे उस पर अगली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और फिर मंगल ग्रह पर भेजने में मदद मिलेगी। इधर रूस के लड़ाकू विमान सुखोई 25 की खतरनाक तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो रनवे के पास खड़े एक आदमी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि रूस का सुखोई 25 लड़ाकू विमान लैंडिंग के वक्त रनवे पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ा और उससे तेज चिंगारियां निकलने लगी। विमान की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे रोकने के लिए पायलट को विमान के 2 पैराशूट भी खोलने पड़े। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह लड़ाकू विमान यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेकर लौट रहा था, तभी उसका लैंडिंग गियर खराब हो गया। जब तक विमान हवा में था तब तक वो आराम से उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने रनवे को टच किया तो उसके नीचे से तेज चिंगारियां निकलनी शुरू हो गईं। हालांकि पैराशूट की मदद से पायलट ने लड़ाकू विमान की रफ्तार पर काबू पा लिया और ज्यादा नुकसान हुए बिना उसे रनवे पर ही रोक लिया। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिससे हंगामा मच गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने उनका एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें राजा पटेरिया एक सभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देते सुनाई दिए। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस कराने का काम। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटेरिया पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इस पर मैंने एसपी को निर्देश दिए तत्काल एफआईआर करने की। हालांकि बाद में पटेरिया ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इधर पंजाब के तरन तारण में हुए हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर को पुलिस और एनआईए ने बरामद कर लिया। बीते 10 दिसंबर को वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिसमें रूस में बने हुए आरपीजी लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 3 आरपीजी लॉन्चर आतंकियों ने पंजाब भिजवाए, जिनमें 2 लॉन्चर अब भी वहां मौजूद स्लीपर सेल के पास हैं, जिनकी तलाश पंजाब पुलिस कर रही है ताकि आने वाले समय में आतंकी इस तरह के हमले को अंजाम न दे सकें। उधर इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को हराकर 3 मैचों की इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट 74 रन से जीता था और दूसरे टेस्ट में उसने पाकिस्तान को 26 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने चौथी पारी में उसे 355 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 328 रन ही बना सकी और इसी के साथ इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन एक खतरनाक प्लान तैयार कर चुका है, जिसके तहत वो कुछ ही दिनों में उस पर हमला बोल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है और इसके लिए वो ताइवान के पास पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस ड्रिल में चीन अपनी घातक मिसाइलों और ताकतवर फाइटर जेट J-20 का इस्तेमाल कर रहा है। ये पहली बार है जब चीन ने लाइव फायर ड्रिल में अपने इस लड़ाकू विमान को उतारा है और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन कुछ ही दिनों में ताइवान पर चढ़ाई कर देगा। हालांकि चीन पिछले कई महीनों से ताइवान को हड़पने के लिए उसे घेरकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को चीन की इस नई साजिश की भनक लग चुकी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि वो ताइवान की सुरक्षा में F-35B लड़ाकू विमानों से लैस अपने कई युद्धपोत समंदर में उतार सकता है ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। उधर खबर है कि आतंकी संगठन IS खुरासान प्रोविंस के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटी है। IS खुरासान प्रोविंस को आतंकी संगठन ISIS का सबसे खतरनाक गुट माना जाता है और इसकी दक्षिण और मध्य एशिया में अच्छी पकड़ है। और इसने जैसे ही ISIS के नए मुखिया अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को समर्थन दिया, भारत के लिए आतंक के खतरे की एक और घंटी बज गई, क्योंकि IS खुरासान प्रोविंस के समर्थन देने का सीधा फायदा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाने की कोशिश शुरू कर दी। खबर है कि इसके लिए ISI ने जहां एक तरफ IS खुरासान प्रोविंस को भारत में फिर से संगठित करने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ IS खुरासान प्रोविंस को दूसरे आतंकी संगठनों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। ISIS का नियम है कि उसके नए मुखिया को सभी गुटों का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद ये माना जाता है कि ISIS के नए मुखिया को उसके सभी गुटों से सपोर्ट मिल गया है। अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी को अब तक ISIS के सभी गुट समर्थन दे चुके थे, सिर्फ IS खुरासान प्रोविंस को छोड़कर। पिछले हफ्ते IS खुरासान प्रोविंस ने भी ISIS के नए मुखिया को समर्थन दे दिया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम शुरू कर दिया है। इधर यूरोप के देश कोसोवो और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। उत्तरी कोसोवो में तो गोलीबारी की नौबत आ गई। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने कोसोवो को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी हुई है, लेकिन सर्बिया उसे अपना हिस्सा मानता है और सर्बिया और कोसोवो के बीच झगड़े की यही असली जड़ है। एक दिन पहले कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए
उन्होंने जगह जगह सड़कें जैम कर दी और खबर आई कि कोसोवो के उत्तरी हिस्से में रात भर गोलियां चली। कोसोवो के मीडिया ने कई जगह धमाका होने का भी दावा किया। इस बीच वहां के पीएम ने बयान दिया कि वो आक्रामक प्रदर्शन का जवाब आक्रामक तरीके से देंगे, क्योंकि कोसोवो की सरकार ने आरोप लगाया कि वहां का माहौल सर्बिया की सरकार के इशारे पर बिगड़ा। कोसोवो की सरकार का मानना है कि सर्बिया यूरोप के इस छोटे से देश को हड़पना चाहता है। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में वो उससे अलग हो गया और अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों ने इसे अलग देश की मान्यता दी। लेकिन सर्बिया, रूस और चीन जैसे देश कोसोवो को स्वतंत्र देश नहीं मानते और इसी वजह से कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोसोवो ने आरोप लगाया कि सर्ब समुदाय ने ये सब सर्बिया की सरकार के इशारे पर किया, क्योंकि प्रदर्शन से एक दिन पहले ही सर्बिया के राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि वो उत्तरी कोसोवो में अपने 1000 सैनिक तैनात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो नेटो से बात करेंगे, क्योंकि इस हिस्से में सर्ब समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। और इसी बयान के अगले दिन उत्तरी कोसोवो जल उठा। इस बीच सर्बिया में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें वहां के राष्ट्रपति ने फिर से जताया कि वो कोसोवो को सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। कोसोवो एक लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा देश है, जिसके उत्तर और पूर्व में सर्बिया है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनका आरोप है कि 12 साल पहले उन्हें डराकर मुसलमान बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी का फैसला कर लिया। 12 साल पहले मुसलमान बने 80 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म में वापसी के लिए सभी लोग रामपुर से मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने हवन पूजन कर हिंदू धर्म में वापसी की। आरोप है कि आजम खान के गुर्गों ने इन लोगों को डराकर और लालच देकर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया था। आजम खां के गुंडे इन लोगों के बीच में जाते और कहते कि ये मुसलमान बन जाओ। मुसलमान से वापस हिंदू बने लोगों ने आजम खान पर उनकी जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में नई सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहां पिछले हफ्ते पेड्रो कास्टिल्लो को राष्ट्रपति पद से हटाकर नई सरकार बनाई गई थी, लेकिन तभी से वहां जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में पेड्रो कास्टिल्लो के सैकड़ों समर्थक जमकर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंसू गैस के गोले दागे जाने से प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर लगे बैरिकेड तोड़ दिए और सड़कों को जैम कर दिया। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने एक एयरपोर्ट में भी तोड़फोड़ की। असल में जुलाई 2021 में पेड्रो कास्टिल्लो पेरू के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बीते 7 दिसंबर को उन्हें पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वहां नई सरकार बनी और इसी बात से नाराज पेड्रो के समर्थक उनकी रिहाई और दोबारा चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर रूस की यूक्रेन से जारी जंग के बीच नेटो ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक रूस का टकराव कभी भी यूरोप के दूसरे देशों के साथ हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध को छिड़ने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने साफ कहा कि खतरे को कम आंकना गलत होगा। उनके मुताबिक खतरा इतना बढ़ चुका है कि युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में नेटो के सदस्य देशों और रूस के बीच बड़े संघर्ष में बदल जाए। यानी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग यूरोप के बाकी देशों तक भी पहुंच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का यह बयान ऐसे समय में आया जब कुछ रोज पहले ही रूस के राष्ट्रपति ने दुश्मन पर हाइपरसोनिक हथियार के इस्तेमाल का जिक्र किया था। पुतिन ने साफ कहा था कि दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए रूस पहले परमाणु हमला करने से हिचकेगा नहीं। व्लादिमीर पुतिन के इसी बयान के बाद नेटो को यह डर सताने लगा कि रूस कभी भी यूरोप के दूसरे देशों को अपने निशाने पर ले सकता है, और अगर उसने परमाणु हमला कर दिया तो उसका मतलब तीसरे विश्व युद्ध का छिड़ना है। इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 4 दिनों का खाड़ी देशों का दौरा अमेरिका के लिए बड़े खतरे की घंटी बन गया। शी जिनपिंग की यात्रा के जरिए चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खाड़ी देशों में जो हैसियत पहले अमेरिका की थी वो अब चीन की है। मतलब यह कि खाड़ी देशों में चीन ने अपना दबदबा पूरी दुनिया को दिखा दिया। शी जिनपिंग ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ कई अहम समझौतों पर मोहर लगा दी। खाड़ी देशों में सऊदी अरब को सुन्नी देशों के लीडर का दर्जा हासिल है। ऊपर से चीन और सऊदी अरब के रिश्तों की डोर कच्चा तेल भी है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर। सऊदी अरब में शी जिनपिंग का भव्य स्वागत हुआ। इतना भव्य स्वागत चीन के किसी नेता का सऊदी अरब में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वागत के वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुए, लेकिन भव्य स्वागत के वीडियो ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी।
क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि बाइडेन तो लगातार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी भड़क गया। यूक्रेन जंग के बाद से ही सऊदी अरब कच्चे तेल के खेल में रूस का सहयोगी बना हुआ है। अमेरिका के मिन्नतें करने के बाद भी सऊदी अरब ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला नहीं लिया। यही गुहार लेकर बाइडेन सऊदी अरब तक चले गए, लेकिन ना तो उन्हें वहां भव्य स्वागत मिला और ना ही प्रिंस ने उनकी बात मानी। और अब सऊदी अरब और अमेरिका की इसी तनातनी का फायदा चीन ने उठाया। खबर तो यहां तक है कि दोनों देशों के बीच का कारोबार डॉलर की बजाय युआन में करने पर भी बात चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक झटका भी लगेगा। माना जा रहा है कि चीन का पश्चिम एशिया में बढ़ता कद अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के सहयोगियों की भी टेंशन बढ़ा रहा है। उधर पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के पिता की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलीबारी हुई। दोनों मूसेवाला के पिता के साथ एक शादी समारोह में गए हुए थे, लेकिन तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक सुरक्षा कर्मी ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद गोली लगने से वो घायल हो गया। गनीमत ये रही कि उसे समय से अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 साल से फरार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बेटा घर लौट आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ का बेटा लंबे वक्त से लंदन में रह रहा था, लेकिन अपने पिता के प्रधानमंत्री बनने के कुछ वक्त बाद ही वो पाकिस्तान लौट आया। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जिसके बाद वो लंदन से पाकिस्तान लौट आया। इधर अभिनेता शाहरुख खान ने जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। उन्होंने मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका और प्रार्थना की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शाहरुख खान वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए और वहां वो सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे। शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले महीने जनवरी में रिलीज हो रही है। उधर मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से एयरपोर्ट और हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है, जबकि आसमान में काफी ऊंचाई तक धुएं के गुबार का कब्जा हो गया है। यही वजह है कि ग्वाटेमाला के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यही नहीं, एक हाईवे के साथ कुछ सड़कों को भी बंद किया गया। ज्वालामुखी से लगातार लावा और धुआं निकलने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक धुएं का गुबार आसमान में 2 किलोमीटर तक छाया हुआ। इस बीच रूस और ईरान के बीच बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ईरान के साथ बड़ी संख्या में हथियारों के लिए डील करने में जुटा है, जो आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कहा गया कि रूस ईरान से आधुनिक हथियार खरीद रहा है, ताकि वो ज़ेलेंस्की की सेना पर हमले तेज कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ज्यादातर अमेरिकी हथियारों के दम पर ही ये जंग लड़ रही है। खबर है कि इसके बदले पुतिन ने ईरान को सैन्य मदद का वादा किया है। बताया गया कि पुतिन ने इस तरह की डील न सिर्फ ईरान बल्कि उत्तर कोरिया से भी की है, और इसके पीछे उनकी मंशा सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में हथियारों को जुटाने की है। मतलब रूस ने अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ा ली है। खबर यह भी है कि हाल ही में रूस को ईरान के शाहिद 131 और 136 ड्रोन की नई खेप भी मिल चुकी है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस और ईरान मिलकर जंगी ड्रोन बनाने की भी तैयारी में है। इधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस ने बमों की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया। वहां पुलिस ने 35 बम बरामद किए थे, जिन्हें एक खेत में ले जाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस को जैसे ही बमों के बारे में जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गई और वहां अलग अलग डिब्बों में रखे गए 35 बमों को बरामद कर लिया। रात को बमों को बरामद करने के बाद सुबह पुलिस ने उन्हें नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसके बाद सबसे पहले बमों को एक सुनसान खेत में ले जाया गया। फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया। उधर पहली बार चांद की सैर पर ले जाए जा रहे दुनिया के 10 कलाकारों की टीम में टीवी सीरियल बालवीर में काम करने वाले एक्टर देव जोशी भी चुने गए। जापान के एक अरबपति डियर मून नाम के इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं और अगले साल अपने साथ 10 कलाकारों को लेकर एक हफ्ते के चांद के सफर पर निकलेंगे। जापान के अरबपति युसाकु मैजावा ने 2018 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के एक रॉकेट की सभी सीटें बुक करा ली थी। फिर उन्होंने दुनिया के कुछ ऐसे हुनरमंद लोगों की तलाश शुरू की जो कि उनके साथ चांद पर जाएं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, आयरलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे लगभग 250 देशों से 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। आखिरकार 10 कलाकारों को चुना गया, जिनमें देव जोशी भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक और प्रदर्शनकारी को फांसी दे दी गई। ये दावा वहां के मीडिया ने किया। पिछले ही हफ्ते वहां की सरकार ने आंदोलन में शामिल एक शख्स को फांसी की सजा दी थी।
जिसके कुछ दिन बाद फिर वही हुआ और ईरान में हिजाब आंदोलन का हिस्सा बने एक और कैदी को सूली पर लटका दिया गया। ईरान की मोरालिटी पुलिस पर हजारों प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने का आरोप लगा और वहां के मीडिया ने दावा किया कि अब तक करीब 11 लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें माजिद रजा नाम का वो शख्स भी शामिल है जिसे कुछ दिन पहले फांसी देने की खबर है। ईरान की सरकार के विरोधियों का तो ये कहना है कि प्रदर्शन के दौरान मोरालिटी पुलिस ने 450 लोगों की जान ली, क्योंकि वो हिजाब का विरोध करने वाली महसा अमीनी की मौत से गुस्से में थे। महसा अमीनी की मौत पुलिस की हिरासत में हुई थी, जिसके बाद ईरान हिजाब आंदोलन की आग में जल उठा। वहां हिजाब पहनने से जुड़े कानून का पालन करवाने वाली मोरालिटी पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप लगा और कहा गया कि ईरान में हर उस आवाज को क्रूरता से दबाया गया जो हिजाब के विरोध में उठी। खुद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान में 14,000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए, जिनमें कलाकार, अभिनेता और कई समाज सेवी शामिल हैं, क्योंकि ईरान की सरकार हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन को प्रदर्शन नहीं बल्कि दंगा मानती है और इसीलिए वहां की सरकार के विरोधियों को डर लग रहा है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि जेल में बंद कई कैदियों पर फांसी का खतरा मंडरा रहा है। इधर लखीमपुर हिंसा केस के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आशीष मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से पूछा कि आखिर इस केस में ट्रायल कब तक पूरा हो जाएगा और आरोपी को बिना जमानत के कब तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सेवा फिर से शुरू कर दी। ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ब्लू टिक की सर्विस मुफ्त में नहीं मिलेगी, इसलिए इस बार कंपनी ने साफ कर दिया कि जिस किसी को भी अपने ट्विटर अकाउंट में ब्लू टिक चाहिए उसे $8 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब $650 हर महीने चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, आईफोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ब्लू टिक के लिए $11 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब $900 चुकाने होंगे। इस बीच देहरादून में एक घर के अंदर बनी मजार को लेकर हंगामा हो गया। ये मजार एक हिंदू परिवार ने अपने घर के अंदर बना रखी है, जहां इसकी पूजा भी की जाती है, जिसकी जानकारी मिलते ही भैरव सेना नाम के हिंदूवादी संगठन के कुछ लोग उस घर में घुस गए और जमकर हंगामा मचाया। वहीं काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही। ये हिंदू लोग हैं और इन्होंने ये मजार बना रखी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। सीमा विवाद के कारण वहां घंटों तक गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों देशों के कई लोगों की मौत की खबर है और मरने वालों में कई आम नागरिक भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में सत्ता की बागडोर तालिबान के हाथ में आने के बाद ऐसी गोलीबारी पहली बार हुई है। सीमा पर सेनाओं के टकराव का यह सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है। पिछले महीने भी दोनों तरफ से गोलीबारी की घटना हुई थी। खबर है कि इस बार विवाद तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की सेना के चेक पोस्ट बनाने पर पाकिस्तान भड़क गया, क्योंकि अफगानिस्तान दावा कर रहा था कि वो अपनी सीमा में चेक पोस्ट बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर भड़क गया। विवाद छिड़ते ही गोलीबारी भी शुरू हो गई। अफगानिस्तान की फौज ने धड़ाधड़ मॉर्टर बरसाने शुरू कर दिए। घंटों तक गोलीबारी होती रही, जिसमें पाकिस्तान के 17 लोग जख्मी हुए और 6 की मौत हो गई, जबकि अफगानिस्तान का एक सैनिक मारा गया। हालांकि दोनों सरकारों के बीच हुई बातचीत के बाद गोलीबारी थम गई, लेकिन विवाद का कोई अंत नहीं हुआ। पिछले करीब 6 महीने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जिनमें सीमा विवाद अकेला कारण नहीं है। उधर राजस्थान के भरतपुर में हनुमान की मूर्ति उखाड़ने के मुद्दे पर कुछ लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया। बताया गया कि एक इलाके में कुछ लोगों ने हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस रात के अंधेरे में वो मूर्ति उखाड़कर थाने ले गई, जिस पर भड़के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। उनके साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दलील दी कि जिस जगह मूर्ति रखी गई थी वो मजार की जमीन थी। इसके बारे में प्रशासन से रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जता रहे लोग शांत नहीं हुए और काफी देर तक उन्होंने थाने के बाहर हंगामा किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका और चीन ने ड्रोन बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन जंग में घातक मिसाइलों, बम और रॉकेट के अलावा बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद से ही अमेरिका और चीन बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने में जुटे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये दोनों देश अपनी वायुसेना के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा जंगी ड्रोन को शामिल करना चाहते हैं।
असल में अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर हमले की फिराक में है तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर उसके बचाव में खड़ा है। यानी अगर ताइवान पर हमला हुआ तो ये जंग आगे चलकर अमेरिका और चीन के बीच छिड़ जाएगी। इसी वजह से दोनों देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, जिसके लिए इन देशों ने ड्रोन पर भरोसा जताया। चीन ने तो हाल ही में अपने FH-97 ड्रोन की झलक दिखाकर दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे। चीन का दावा है कि जंग के मैदान में उसका ये ड्रोन कई लड़ाकू विमानों का काल साबित हो सकता है। इधर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से हराने के बाद मोरक्को की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके खिलाड़ी का अपनी मां के साथ फील्ड पर ही जश्न मनाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सोफियान बुफेल फैंस के सामने अपनी मां के साथ जमकर डांस करते दिखे। बाद में उन्होंने अपनी मां को गले से लगा लिया। पुर्तगाल को हराकर मोरक्को ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और ऐसा करने वाला वो पहला अफ्रीकी देश बन गया। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही GST विभाग की छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगा दी गई। पिछले एक हफ्ते से चल रही GST विभाग की छापेमारी का कई जिलों में जोरदार विरोध भी हुआ, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने अगले 3 दिन तक छापेमारी की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। राज्य के कई कारोबारियों ने आरोप लगाया कि GST विभाग छापे के नाम पर उनको परेशान कर रहा है। इस बीच सीरिया में अमेरिका ने खुफिया ऑपरेशन कर आतंकी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया, जिसमें अमेरिकी फौज का साथ कुर्द लड़ाकों ने भी दिया। अमेरिका ने दावा किया कि रात में हुए एक हेलीकॉप्टर हमले में 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले की सही लोकेशन अब तक नहीं बताई गई, पर यह दावा जरूर किया गया कि इस दौरान किसी भी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी, लेकिन वो 10 दिन तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि CBI ने हाईकोर्ट से फैसले को चुनौती देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जमानत पर 10 दिन तक रोक लगा दी गई। अगर CBI चाहे तो इन 10 दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अनिल देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। उन्हें CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। उधर खबर है कि चुनाव हारने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो देश में तख्ता पलट की तैयारी में हैं। आरोप है कि उन्होंने इसके लिए सेना को उकसाने की कोशिश भी की, ताकि वो देश की सत्ता एक बार फिर अपने हाथ में ले सकें। खबर है कि बोल्सोनारो ने अपनी सेना को बगावत करने के लिए उकसाया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हराने वाले लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील भी की। ब्राजील में 4 महीने पहले राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, जिनमें बोल्सोनारो की हार हो गई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया और अब वो सेना के जरिए एक बार फिर ब्राजील की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश में है। हालांकि ब्राजील के मीडिया का दावा है कि बोल्सोनारो ने सीधे सीधे तख्ता पलट की अपील नहीं की, लेकिन सैनिकों से अपनी छावनियों के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देने की बात जरूर कही। इस बीच पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चोरी करने के आरोप में एक आदमी को ट्रक के आगे बांधकर घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी ट्रक के आगे रस्सी से बंधा नजर आया, जबकि ड्राइवर का एक साथी उसके साथ बैठा दिखाई दिया। इस दौरान वो चोरी के आरोपी से सवाल जवाब भी करता रहा। यही नहीं, वो उसकी जेब से पैसे और कुछ दूसरी चीजें भी निकालता नजर आया। ड्राइवर का आरोप है कि उस आदमी ने ट्रक में लदी अनाज की बोरियों की चोरी की। चलते ट्रक से चोरी करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी अनाज की बोरी ट्रक से नीचे फेंकता दिखाई दिया, लेकिन तभी ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसके साथ बदसलूकी की गई। वो वीडियो साडे कोल दोने ही आ गया, उन्हां दे मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि चोरी के आरोपी को ट्रक के आगे बांधकर घुमाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की सेना पर बखमुत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पुतिन का प्लान यूक्रेन के शहरों को नष्ट कर उनके लोगों से बदला लेने का है, जिसके लिए उनकी सेना ने बखमुत को चुना। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां पिछले 2 दिन में करीब 20 बार हवाई हमले किए, जिनमें 60 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। वीडियो संदेश जारी कर जेलेंस्की ने पुतिन पर बखमुत को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि शहर का एक भी हिस्सा अब रहने लायक नहीं बचा, क्योंकि जेलेंस्की के मुताबिक वहां पर रूस की सेना ने इतना बारूद बरसाया कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। वहीं ओडेसा के अंधेरे में डूबने के लिए भी जेलेंस्की ने पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप था कि रूस के ड्रोन हमलों ने वहां के पावर स्टेशन तबाह कर दिए, जिसके बाद ओडेसा समेत यूक्रेन के कई हिस्से रोशनी के लिए तरस गए। इधर यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को चकमा देने के लिए ब्रिटेन के पिकअप ट्रक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये जानकारी यूक्रेन में सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने वाली एक कंपनी ने दी और एक वीडियो शेयर किया, जिसमें यूक्रेन का सैनिक एक पिकअप ट्रक पर सवार होकर फायरिंग करता नजर आया। कंपनी ने दावा किया कि इस तरह के पिकअप ट्रक यूक्रेन की सेना के लिए हथियार बन चुके हैं और इनका इस्तेमाल करके 2 दिन पहले रूस की एक क्रूज मिसाइल को गिरा दिया गया था।
यूक्रेन में सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने वाली एक कंपनी ने दावा किया कि उसने ब्रिटेन से 100 पिकअप ट्रक खरीदे हैं, जिनमें कुछ बदलाव किए गए और उन्हें यूक्रेन की सेना को सौंप दिया गया, जबकि ब्रिटेन में इनका इस्तेमाल सामान ढोने में होता था। लेकिन अब इनका इस्तेमाल रूस की सेना से जंग लड़ने में हो रहा है। ब्रिटेन में बनने वाले पिकअप ट्रक में ड्राइवर दाईं तरफ बैठता है और यूक्रेन की सेना ने इसी बात का फायदा उठाया और रूस के सैनिकों को चकमा दे दिया। वो ब्रिटेन से आए पिकअप ट्रक पर बाईं तरफ हमला करते रहे और दाईं तरफ बैठे ड्राइवर की जान बच गई, क्योंकि रूस के सैनिकों को नहीं पता था कि यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के पिकअप ट्रक पर सवार हैं और ड्राइवर की सीट बाईं तरफ नहीं बल्कि दाईं तरफ है। यूक्रेन ने दावा किया कि केवल सीट की अदला बदली की वजह से उसके कई सैनिक रूस के स्नाइपर से बच गए। खबर है कि कई बार ड्राइवर की बगल वाली सीट पर पुतला रखकर भी रूस को चकमा दिया गया। इसके अलावा ब्रिटेन के पिकअप ट्रक का इस्तेमाल घायलों को अस्पताल ले जाने में भी हुआ। ब्रिटेन से कम कीमत पर यह ट्रक खरीदने वाली कंपनी ने दावा किया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना में इनकी संख्या बढ़ने वाली है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने ग्रीस को यह धमकी दे दी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उस पर मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। दोनों देश सैन्य संगठन नेटो के सदस्य हैं और इनके बीच भूमध्य सागर में मौजूद टापुओं को लेकर विवाद है, जिन पर दोनों अपना हक जताने से पीछे नहीं हटते। तुर्की और ग्रीस एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भूमध्य सागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले अक्टूबर में तुर्की ने ग्रीस पर दबाव बनाने के लिए कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और अब उसने ग्रीस की राजधानी एथेंस पर मिसाइल हमला कर उसे तबाह करने की धमकी दी है। तुर्की का आरोप है कि उसकी सीमा के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने ग्रीस को उन टापुओं से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उसके बाद भी ग्रीस ने अपनी सेना वहां से नहीं हटाई, जिससे तुर्की आग बबूला है। इधर चीन के स्पेस स्टेशन ने काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में इंसान का इकलौता ठिकाना होने का तमगा छिन गया, क्योंकि अब अंतरिक्ष में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का एक और अड्डा खुल गया। चीन का थियनगोंग स्पेस स्टेशन 180 फीट लंबे चीन के स्पेस स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। एक और बात जो अहम है वो ये कि चीन परमानेंट स्पेस स्टेशन ऑपरेट करने वाला तीसरा देश बन गया है। उसकी तैयारी सिर्फ हथियारों की रेस में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष की रेस में भी अमेरिका और रूस को टक्कर देने की है, क्योंकि ISS को अमेरिका और रूस के साथ जापान, यूरोप और कनाडा भी मिलकर चलाते हैं। लेकिन अपने थियनगोंग स्पेस स्टेशन को चीन ने अकेले बनाया है और वो उसे अपने दम पर ही ऑपरेट कर रहा है। वहीं चीन के स्पेस स्टेशन की शुरुआत तब हुई है जब 2030 में ISS बंद होने वाला है। चीन का स्पेस स्टेशन अगले 15 साल तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और जीवन पर रिसर्च करेगा। उधर बिहार में राज्य आयोग की परीक्षा में चयन के बाद नियुक्ति नहीं होने पर इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने पटना में नेहरू रोड को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सामने आई तस्वीरों में इंजीनियर सड़क पर बैठकर हाथों में पोस्टर लिए हंगामा करते नजर आए। इस दौरान पुलिस उनको सड़क से हटाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इंजीनियरों ने उनकी एक न सुनी और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। आखिर में पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझाकर सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। इस बीच मौसम विभाग ने बेंगलुरु में हो रही बारिश का बुधवार तक जारी रहने का अनुमान जताया, जिसकी वजह से वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और वहां भारी बारिश की संभावना जताई। बारिश की वजह से बेंगलुरु की सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मंदूस कमजोर पड़ गया है, लेकिन अगले कुछ समय तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इधर इटली की राजधानी रोम में दिन दहाड़े हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हमले में घायल हो गए। बताया गया कि वहां एक कॉफी शॉप में बैठक चल रही थी, तभी एक आदमी बंदूक लेकर वहां पहुंचा और लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पास बैठे कुछ लोगों ने गोलीबारी करने वाले को दबोच लिया, जिसे बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में ले लिया और आगे की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना पर वहां की राष्ट्रपति ने दुख जताया। उधर खबर है कि पुतिन जंग में आत्मघाती कुत्तों की फौज उतारने की तैयारी में है। ये रूस के वो आवारा कुत्ते हैं जिन्हें वो कई दिनों से ठिकाने लगाने की कोशिश में जुटा था और आरोप है कि जब यूक्रेन में सैनिकों की कमी पुतिन के लिए सिरदर्दी बनी तो वो कुत्तों को जंग में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ये प्रस्ताव उनकी पार्टी के एक सांसद ने पुतिन को दिया, जिनका मानना था कि कुत्तों को बमों से लैस कर यूक्रेन के टैंकों में धमाके कराए जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश में है। यानी इससे एक तरफ देश में आवारा कुत्तों की तादाद कम होगी तो वहीं दूसरी तरफ जंग में यूक्रेन को नुकसान भी पहुंचाया जा सकेगा। खबर है कि रूस पहले इन कुत्तों को चीन भेजना चाहता था, लेकिन अब वो इन्हें जंग में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बाकायदा कुत्तों को तेज रफ्तार से दुश्मन के टैंकों की तरफ भागने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही वो करीब पहुंचेंगे उन पर बंधे विस्फोटकों में धमाका कर दिया जाएगा।
इस बीच फर्जी आधार कार्ड मामले में हत्थे चढ़े 4 बांग्लादेशी नागरिकों के चक्कर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर पकड़े गए लोगों को निवास प्रमाण पत्र मुहैया कराने का आरोप है, जिन्हें पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट और विदेशी नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने इन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र मुहैया करवाया, जिसके बाद उन पर भी सवाल खड़े हो गए। विधायक इरफान सोलंकी जी के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ पेपर भी मिला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से फर्जी दस्तावेज के अलावा 14 लाख रुपए भी बरामद किए गए। वहीं उनके पास से $1000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 80,000 रुपए और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी करेंसी भी जब्त की गई। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के पार्षद मन्नू रहमान और विधायक इरफान सोलंकी ने अपने लेटर पैड पर आरोपियों के भारतीय होने का दावा करते हुए दस्तखत किए थे, जिसके बाद वो लोग फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में रह रहे थे। इधर चीन में कोविड पॉलिसी में ढील देते ही हाहाकार मच गया। हाल ही में कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद चीन में एक साथ बड़े पैमाने पर ढील दी गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सख्त पाबंदियां खत्म होते ही सार्वजनिक जगहों पर भीड़ उमड़ पड़ी। खबर है कि जरूरत की चीजें इकट्ठा करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी बाहर निकल रहे हैं, जिससे कोरोना के मरीजों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। इन हालात में वहां दवाइयों का भी अकाल पड़ गया। दवा की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गयी, तो कई जगहों पर लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। कहा जा रहा है कि लोगों को डर है कि शी जिनपिंग सरकार कभी भी उन पाबंदियों को दोबारा लागू कर देगी। इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा दवाइयां और दूसरी चीजें इकट्ठा करने में जुटे हैं, जिससे चीन के सभी प्रांतों में अफरा तफरी मची है। उधर अमेरिका के ताकतवर B-2 परमाणु बॉमर की मिजोरी में एक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमेरिका का ये वो बॉमर है जो रडार की पकड़ में नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका के B-2 परमाणु बॉमर की मिजोरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि उड़ान के वक्त कुछ खराबी आने के कारण यह फैसला लिया गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि B-2 बॉमर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद रनवे पर उसके एक विंग में आग लग गई। ऐसे में एयरबेस पर मौजूद टीम ने तेजी से बॉमर में लगी आग को बुझाया, जिसके बाद स्थिति काबू में आ पाई। लेकिन चिंता की बात यह है कि अमेरिकी वायुसेना के पास केवल 20 B-2 बॉमर मौजूद हैं। यानी इनमें एक को भी नुकसान पहुंचने का मतलब है अमेरिका की वायुसेना की क्षमता पर सीधा असर पड़ना। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि इस घटना में बॉमर को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन अमेरिकी वायुसेना की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बॉमर की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित रहे। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन के अंदर कांग्रेस सांसद AR रेड्डी की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। असल में कांग्रेस सांसद ने सदन के अंदर अर्थव्यवस्था पर बहस के दौरान अपनी जाति का जिक्र किया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस सांसद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने सदन के बाकी सदस्यों से भी शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की अपील की और गलत शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में बाइक टैक्सी के खिलाफ रिक्शा चालक एक बार फिर हड़ताल पर उतर आए। उन्होंने RTO दफ्तर के पास सड़क को जाम कर आंदोलन किया और बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान यात्रा कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 हफ्ते पहले भी रिक्शा चालकों ने हड़ताल की थी, लेकिन महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद रिक्शा चालकों ने हड़ताल वापस ले ली। उधर फिल्मों की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तेलुगु फिल्म RRR को नॉमिनेशन मिला। फिल्म RRR को 2 कैटेगरी में अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें बेस्ट नॉन इंग्लिश पिक्चर कैटेगरी शामिल है। इसके अलावा नाटू नाटू गाने को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली RRR पहली तेलुगु फिल्म है। इसके साथ ही ऑस्कर्स में भी फिल्म RRR से उम्मीदें बढ़ गईं। गोल्डन ग्लोब इतने प्रतिष्ठित अवार्ड हैं कि यहां डंका बजाने वाली फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के भी प्रबल दावेदारों में गिना जाता है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सवार आदमी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए कार के बोनेट पर लटक गया। ऐसा होते ही उसका एक और साथी कार वाले को रोकने दौड़ा, जिसे देखकर उसने कार की रफ्तार कम की। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद हुई जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।
हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर चुकी है, जब अरुणाचल में ही तवांग से करीब 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर के करीब चीन के सैनिकों ने भारतीय इलाके की एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारतीय फौज ने चीन के सैनिकों को उनकी जमीन पर खदेड़ दिया था। अक्टूबर 2021 की उस घटना के बाद कुछ वक्त तक तो चीन खामोश रहा, लेकिन अब उसने एक बार फिर भारतीय सैनिकों से उलझने की गलती कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की ये घटना अगस्त 2020 के बाद पहली बार हुई है। तवांग की ताजा घटना से पहले अगस्त 2020 में लद्दाख में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प हुई थी। हालांकि उस बार भी भारतीय सेना के दमखम के आगे चीनी सैनिक बुरी तरह पिछड़ गए थे। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या पता चल रहा है जो अभी झड़प हुई है इस पर? देखिए, फिलहाल जो हालात है वो फिलहाल शांत है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मैकेनिज्म है जो सेना के साथ, चीन की सेना के साथ है, उसके तहत मामले को सुलझा जरूर लिया गया है, लेकिन तनाव अब भी है। जिस तरीके से उनके सैनिक क्लेम लाइन को पार करने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सैनिक वहाँ मुस्तैद थे और उन्होंने उस क्लेम लाइन को क्रॉस करने की कोशिश में लगे चीनियों को वहाँ रोका और उनको खदेड़ा, जिसमें दोनों देशों के जो सैनिक है उनको चोटें आई हैं। भारत की तरफ से तो ये बता दिया गया है कि हमें चोटें आई हैं, लेकिन चीन ने अभी तक एक भी बयान अभी तक इस पूरे मसले पर जारी नहीं किया है। किशोर, शुक्रिया संदीप आपका। यानी ये झड़प ऐसे वक्त में हुई जब खबर है कि चीन LAC के पास कंस्ट्रक्शन तेज कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निर्माण कार्य से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि वीडियो में चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करने से जुड़े सबूत हैं, जिसने LAC के पास चीन की बड़ी साजिश की पोल खोल दी। सूत्र बता रहे हैं कि यह वीडियो LAC के पास बसे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों ने 11 अगस्त को बनाया था, जिसमें खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें नजर आईं। इसके अलावा सेना के कुछ लोग भी वहां काम करते दिखे थे। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे अंजौ जिले के लोगों ने दावा किया कि वीडियो में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसे चीन की सेना ने करवाया। इधर भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। सेना ने बताया कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास चीन अपने यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है, लेकिन सेना ने दावा किया कि चीन से निपटने में भारत भी पीछे नहीं है और भारत भी लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि चीन LAC के पास लगातार सड़कें बना रहा है, रेल लाइनें बिछा रहा है और तो और 5G मोबाइल टावर भी इंस्टॉल करने में लगा है। यानी चीन का जोर जबरदस्त कनेक्टिविटी पर है, ताकि सीमा पर अपनी सेना की मूवमेंट तेजी से कराकर वो फिर भारत के साथ नया विवाद खड़ा कर सके। चीन LAC के पास कई गांव भी बना चुका है, लेकिन भारतीय सेना ने भरोसा दिया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और उसकी हर साजिश से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है, जो हर पल मुस्तैद रहती है। एविएशन ब्रिगेड के फॉरवर्ड बेस ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरा सी गड़बड़ का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी LAC के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि हालात या मौसम कैसे भी हो, सेना को LAC तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। यानी चीन ने अगर गलत हरकत की तो फौज मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चूकेगी। इसीलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर BRO एक साथ काम कर रही है। अरुणाचल में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि LAC के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। इधर सऊदी अरब ने ईरान को परमाणु बम बनाने का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजरायल के बाद अब सऊदी अरब भी मान रहा है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर ईरान ने बम बनाया तो बाकी के खाड़ी देश भी चुप नहीं बैठेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच का टकराव नया नहीं है, लेकिन परमाणु बम के नाम पर सऊदी अरब और ईरान पहली बार इस तरह टकराते दिख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से इजरायल भी दावा करता रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब की चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई मांग की है और प्रिंस का कहना यह है कि अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहिए, ऐसा समझौता जिससे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जा सके। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के साथ ऐसा ही समझौता किया हुआ था, लेकिन अमेरिका को लगता था कि समझौते की शर्तों का एक तरफा पालन हो रहा है। मतलब ये कि अमेरिका को शक था कि ईरान समझौते के बावजूद परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है।
इसलिए साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ईरान का परमाणु बम एक बार फिर नई जंग की वजह बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी तरफ खाड़ी देश भी आग बबूला दिखने लगे हैं, जबकि रूस के साथ ईरान की जुगलबंदी नए समीकरण बनाती दिख रही है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ तलवारें खींचने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ईरान ने एक दिन पहले ही दोहराया कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रेकिंग न्यूज, एलएसी पर हुई झड़प पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 चीनी सैनिकों के आने की खबर है, लेकिन उनको भारत के पलटवार का अंदाजा नहीं था। यानी वो आए तो थे भारी संख्या में, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। यही नहीं, झड़प में कई चीनी सैनिक घायल भी हुए। मतलब ये कि चीनी सैनिकों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत करारा जवाब देगा, क्योंकि खबर यह है कि चीन की फौज के सैकड़ों जवान अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में आए थे, जहां भारतीय फौज ने उन्हें खदेड़ दिया। ये घटना 3 दिन पहले यानी 9 दिसंबर को हुई, जब अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। खबर है कि इस घटना में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल भी हुए। इस झड़प के तुरंत बाद दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने इलाके में लौट गए। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तवांग में भारतीय सेना के कमांडर ने तुरंत चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की और उनके सामने मजबूती से अपनी बात रखी। साथ ही भारत ने चीन को सख्त लहजे में कहा कि बॉर्डर के इलाके में इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हालांकि चीन की सेना इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुकी है। अरुणाचल के अलावा लद्दाख में भी कई बार वो भारतीय सेना को झड़प के लिए उकसाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार चीन को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। जैसी हरकत चीन ने इस बार की, ठीक वैसी ही कोशिश वो 1 साल पहले भी कर। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ईरान के घातक ड्रोन शाहिद 136 को इकट्ठा कर नए सिरे से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, जबकि पहले यह दावा किया गया था कि ईरान का यह खतरनाक ड्रोन ठंड में उड़ान भरने की काबिलियत नहीं रखता है। और इस वजह से सर्दियां शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं करना पुतिन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत पुतिन ने ईरान से पहले बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन मंगवाए, फिर उनमें घातक हथियारों को लगाने के साथ कई बदलाव किए। और जब ये ड्रोन बनकर तैयार हो गए तो रूसी सेना ने इनकी मदद से नए सिरे से यूक्रेन के शहरों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में इसी रणनीति के तहत पुतिन की फौज ने हमला बोला। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओडेसा शहर में ईरान के इस ड्रोन से रूसी सेना ने मिसाइलों की बारिश की और वहां मौजूद कई पावर स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सवार आदमी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए कार के बोनेट पर लटक गया। ऐसा होते ही उसका एक और साथी कार वाले को रोकने दौड़ा, जिसे देखकर उसने कार की रफ्तार कम की, लेकिन फिर अचानक उसे पूरी तेजी से दौड़ा दिया। घायल पुलिस वाले ने दावा किया कि उसके कई बार कहने के बावजूद कार वाला करीब 4 किलोमीटर तक नहीं रुका। रोकने के लिए तो बोले मार दूंगा तेरे को, चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। हालांकि उसका पीछा कर पुलिस वालों ने किसी तरह उसे रोका और गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें उसकी कार से हथियार बरामद हुए। चेकिंग करने से उसमें से हथियार मिला है। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसे कार चलाते हुए मोबाइल पर बात करने से रोक रहा था, जिसके बाद उसने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। उधर कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों के संगठन का सहारा लेना चाहता है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC के मुखिया हुसैन इब्राहिम ताहा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंचे, जहां उनके साथ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। पाकिस्तान पहले भी इस्लामी देशों के इस संगठन के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, जबकि कश्मीर के मुद्दे पर भारत हर बार साफ कह चुका है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसे निपटाने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के हालात पिछले कई दशकों से हैं। वहां के लोग बरसों से पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने झूठ बोलता रहा है। अपने झूठे प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने OIC के मुखिया हुसैन इब्राहिम ताहा को कश्मीर का दौरा करवाया। हमेशा की तरह OIC ने यह बयान भी जारी कर दिया कि कश्मीर का विवाद उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। अक्टूबर में भी मुस्लिम देशों के इस संगठन ने कश्मीर विवाद पर बयान दिया था, जिसका भारत ने भी तीखा जवाब दिया था। भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत है। POK में पाकिस्तान की सेना के जुल्म भी OIC को याद दिलाए गए थे। इस बीच वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह शुक्र से भी 3 गुना गर्म एक ऐसे ग्रह की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं, जिसे हेल प्लैनेट कहते हैं, यानी ऐसा ग्रह जो नरक से कम नहीं है। नरक इसलिए क्योंकि वो इतना गर्म है कि वहां पैर रखते ही इंसान राख हो जाएगा, क्योंकि हमारे सौर मंडल से दूर उस ग्रह की पूरी सतह लावे के समंदर से ढकी हुई है। उसका आसमान भी लावा बरसाता है। पृथ्वी से 8 गुना बड़े इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सामने आई एक ताजा स्टडी से पता चला है कि हेल प्लैनेट शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो इतना ज्यादा गर्म नहीं था।
असल में वक्त के साथ वो अपने सूरज के इतने करीब चक्कर लगाने लगा कि वहां आग बरसने लगी। इसी वजह से महज 17.5 घंटों में हेल प्लैनेट में साल भी बदल जाता है। हालांकि इन डरावनी बातों के बावजूद हेल प्लैनेट सबसे मालामाल ग्रह भी हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उसकी कोख में बेशकीमती हीरों का खजाना है। इधर भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। गांधीनगर में हुए समारोह में उनके साथ 8 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उधर दुनिया की सबसे पुरानी जीन्स की कीमत करीब 94 लाख रुपए आंकी गई। इसे खरीदने के लिए अमेरिका में बोली लगाई गई, जो 1857 में आए समुद्री तूफान की वजह से डूबे एक जहाज के मलबे में मिली थी। जानकारी के मुताबिक सफेद कलर की इस जीन्स को खरीदने के लिए अमेरिका में $1,14,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 94 लाख रुपए की बोली लगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर का पति कई महीनों से उनके साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन शिकायत करने पर भी पुलिस की तरफ से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने ट्विटर पर पोस्ट कर महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई। बाद में दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में पुलिस को एक नोटिस जारी किया। इधर तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कॉरिडोर बनाने के मुद्दे पर पुतिन से बात की, क्योंकि 2019 में रूस और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ था और उत्तरी सीरिया में कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी और एर्दोआन ने पुतिन को 2019 का वही समझौता याद दिलाया और मांग की कि उत्तरी सीरिया में कॉरिडोर बनाने में पुतिन उनकी मदद करें। खबर है कि एर्दोआन ने पुतिन से इस बारे में फोन पर बात की और कहा कि उत्तरी सीरिया में 30 किलोमीटर चौड़े सिक्योरिटी कॉरिडोर की जरूरत है और 2019 में हुए समझौते के हिसाब से रूस इसमें तुर्की की मदद करे, क्योंकि कुर्द लड़ाकों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तुर्की ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के करीब 3 हफ्ते बाद ये मांग की। इससे पहले तुर्की सीरिया में जमीनी जंग छेड़ने की चेतावनी दे चुका है और अब कॉरिडोर की मांग करके उसने ये जता दिया कि वो सीरिया में हमले की तैयारी कर रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ अटैक के मूड में है, जबकि अमेरिका उसे रोक रहा है। इस काम में रूस भी तुर्की के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुर्की ने कॉरिडोर का वादा याद दिलाकर पुतिन को अपने खेमे में लाने की कोशिश की। उधर कोरोना महामारी के वक्त यूके ने जो मास्क, दस्ताने और PPE किट खरीदे थे उन्हें अब कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। वहां की सरकार ने खास तौर पर नीलामी रखी ताकि इस तरह के सामान को बेचा जा सके, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि नीलामी के दौरान करीब 250 करोड़ रुपए का सामान केवल 50,000 रुपए में बेच दिया गया। मतलब यह कि यूके की जनता के टैक्स के पैसे से जो माल खरीदा गया था उसे मिट्टी के भाव बेच दिया गया। माल $3 करोड़ 18 लाख यानी करीब 250 करोड़ रुपए का था, लेकिन नीलामी के दौरान उसे महज $600 यानी 50,000 रुपए में बेच दिया गया। इन्हें उस वक्त खरीदा गया था जब कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू दिख रहे थे। हालात संभले तो ये सामान भी गैर जरूरी हो गया। वहाँ की सरकार ने दावा किया कि इस सामान को स्टोर करने पर हो रहा खर्चा बर्दाश्त से बाहर है। स्टोरेज के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस सामान को बेचना जरूरी था। दावा यह है कि जिस सामान की नीलामी हुई उसकी स्टोरेज पर सालाना $2 करोड़ 81 लाख यानी 225 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, इसीलिए नीलामी के जरिए इस माल को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। इधर बिहार के भागलपुर में गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर गोलीबारी का आरोप लगा। बताया गया कि 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर बात बढ़ती चली गई और दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि जेडीयू विधायक के बेटे आशीष मंडल अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचे और जमीन पर कब्जे के लिए दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की और उन पर 10 राउंड फायरिंग भी की गई। इस हमले में एक शख्स के सिर में गोली जाकर लगी। क्रम में ही विवाद हुआ था, उसी में लाठी डंडे चले और एक छड़े वाली कार्रवाई की जाती और 6 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। गोलीबारी की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। उधर पाकिस्तान के कराची में एक दूल्हे का अपनी दुल्हन को तोहफे में गधा देने का वीडियो वायरल हो गया। अजलान शाह नाम के इस शख्स ने शादी के वक्त इस अनोखे तोहफे का वीडियो भी बनवाया और शादी में आए मेहमानों के सामने अपनी दुल्हन को तोहफे के तौर पर वो गधा दिया। शादी में आए कुछ लोग इस तरह के तोहफे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अजलान शाह ने सब लोगों के सामने गधा गिफ्ट करने की वजह भी बताई। दुनिया का सबसे मेहनती और सबसे लविंग एनिमल। अजलान शाह पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं और 3 दिन पहले ही उनकी शादी वरीशा नाम की लड़की से हुई। तोहफे में गधे को पाकर उनकी दुल्हन ने भी खुशी जताई और दोनों ने फिर जमकर डांस किया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी दूल्हे के तोहफे पर लोगों ने कई तरह के कमेंट भी किए। इस बीच इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर के कर्मचारियों को गोपनीय जानकारी लीक करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। प्लेटफॉर्मर्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि नियम तोड़ने पर कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है।
यही नहीं, आरोपी कर्मचारी पर मुकदमा भी चलेगा। प्लेटफॉर्मर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों से इससे जुड़े एक दस्तावेज पर साइन करने को कहा गया है ताकि किसी भी सूरत में गोपनीय जानकारियां लीक न हो। इधर भीड़ भाड़ की शिकायतों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यात्रियों को डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ न हो। We have increased our capacity from the current 13 to today's capacity of 16. सुरक्षा जांच से लेकर बोर्डिंग गेट तक भीड़ से यात्री परेशान थे, जिसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग कर भीड़ की तस्वीरें शेयर की थी। उधर ईरान को सबक सिखाने के मूड में दिख रहे इजराइल ने लेबनान को धमकी दी और दो टूक कहा कि अगर लेबनान ने ईरान की मदद करनी बंद नहीं की तो वो उसके बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी कर देगा। यह दावा ब्रिटेन के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि इजराइल लेबनान पर नजर रख रहा है क्योंकि उसे शक है कि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट का इस्तेमाल ईरान की मदद करने के लिए हो रहा है और वहां से कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार भेजे जा रहे हैं, यानी वो संगठन जिसने सालों से इजराइल की नाक में दम कर रखा है। 1985 यानी जब से हिजबुल्लाह की स्थापना हुई है तब से वो इजराइल पर हमले करता रहता है और अब उसे पता चला है कि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट से कुछ ही दिन पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार भेजे हैं, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान की सरकार को धमकी दी और बोल दिया कि अगर वहां से हथियारों की स्मगलिंग होती रही तो वो वहां बमबारी कर देगा, क्योंकि इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह को हथियार देने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि ईरान ने लेबनान को कुछ केमिकल हथियार दिए हैं जिन्हें हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खबर है कि इजराइल की सेना ने लेबनान में कई जगह छापेमारी भी की क्योंकि उसे पता चला है कि हथियारों का जखीरा लेकर आने वाला विमान तेहरान से उड़कर बेरूत पहुंचा, जिसके बाद उसे ट्रक से सीरिया और फिर वहां से लेबनान के दक्षिणी हिस्से में भेज दिया गया क्योंकि इस इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पहले से तनाव। हालांकि इस दावे को सही साबित करने में इजराइल को परेशानी होगी क्योंकि लेबनान के बेरूत एयरपोर्ट से हिजबुल्लाह के कनेक्शन का कोई सबूत नहीं है और इजराइल को यह सारी जानकारी उसके सूत्रों से मिली है और इसीलिए इस बार इजराइल सबूत की तलाश में, क्योंकि उसका शक तो पक्का है, वो डंके की चोट पर दावा भी कर रहा है। ब्रिटेन के मीडिया में आई रिपोर्ट में दावा किया गया इजराइल को बेरूत एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का ठिकाना होने का शक है और उसका मानना है कि यह ठिकाना अंडरग्राउंड है जहां ईरान से आए केमिकल बम और मिसाइलें रखी हैं जिन्हें धीरे धीरे इजराइल की सीमा के नजदीक भेजा जाता है और इजराइल का कहना है कि उसी ठिकाने की तलाश में वो लेबनान में छापे मार रहा है। यही नहीं, इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले की बात भी कबूल कर ली है क्योंकि उसका कहना है कि सीरिया में बने ईरान के ठिकानों से हिजबुल्लाह तक हथियार जा रहे हैं। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर डांस करना दो लड़कियों को भारी पड़ गया। इस मामले में दोनों लड़कियों और एक लड़के पर एफआईआर दर्ज हो गई और जिस कार के आगे दोनों लड़कियां डांस कर रही थीं उसे जब्त कर लिया गया। ये वीडियो गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का है जिसमें दोनों लड़कियां कार के आगे डांस करती नजर आईं। इन लड़कियों ने एक नहीं बल्कि कई गानों पर डांस किया जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और डांस का वीडियो बनाने वाली लड़कियों पर उनकी हरकत भारी पड़ गई। उधर खबर है कि पुतिन के दुश्मन पर पहले परमाणु हमला करने वाले बयान पर अमेरिका भड़क गया। कुछ रोज पहले पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस को दुश्मन देशों से खतरा महसूस हुआ तो वो अमेरिका की पहले हमला करने की रणनीति अपना कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास कई घातक हथियार मौजूद हैं। रूस का दावा है कि उसके पास ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों से भी आगे की दूरी तय कर सकती हैं। यही नहीं, पुतिन ये धमकी भी दे चुके हैं कि रूस पर संकट मंडराने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। मतलब ये कि अगर नेटो देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के पहले हमला करने वाले बयान पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन का ये बयान युद्ध भड़काने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन नेटो देशों पर हमले के लिए हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर चुके हैं और इसीलिए अमेरिका रूस को रोकने के लिए यूरोप के देशों में अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है ताकि वक्त आने पर उसे करारा जवाब दिया जा सके। इस बीच रिटेल महंगाई दर पिछले 11 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कमी खाने पीने की चीजों की कीमतों में दर्ज की गई और नवंबर में खाद्य महंगाई दर 4.67% दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 7% पर था, जबकि रिटेल महंगाई दर अक्टूबर महीने की 6.77% से गिरकर 5.88% पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी मौलाना पर ब्रिटेन ने बैन लगा दिया। ब्रिटेन ने अपने देश में ब्लैकलिस्टेड लोगों की एक लिस्ट जारी की जिसमें जबरन धर्मांतरण के आरोपी मौलाना मियां अब्दुल हक समेत दुनिया भर के करीब 30 लोगों के नाम दर्ज हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि इन लोगों की ब्रिटेन में मौजूद सारी संपत्ति जब्त की जाएगी, साथ ही इनके ब्रिटेन आने पर भी पाबंदी होगी।
इसके अलावा यदि उनके देश का कोई नागरिक इनमें किसी की भी आर्थिक मदद करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इधर इंडोनेशिया की सरकार ने पत्नी के अलावा किसी से शारीरिक संबंध बनाने पर सजा मिलने वाले कानून पर सफाई दी और बताया कि यह कानून पर्यटकों पर लागू नहीं होगा, यानी वहां जाने वाले लोग इस कानून के दायरे से बाहर होंगे। इंडोनेशिया में पिछले हफ्ते एक कानून लाया गया था जिसमें शादी से पहले यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अब वहां की सरकार ने साफ किया कि यह कानून बाहरी लोगों पर लागू नहीं होगा। इस बीच खबर है कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है और यह दुनिया की खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइलों में एक है, जिसे जल्द ही वियतनाम भारत से खरीदने की डील फाइनल कर सकता है, क्योंकि वियतनाम की सीमा चीन से लगती है और इन दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर में मौजूद कुछ द्वीपों पर तनाव जारी है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और वियतनाम के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, इसलिए वियतनाम अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में हनोई में आयोजित वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो में कई सैन्य कंपनियों ने अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया था। तभी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से उड़ने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की ताकत भी दिखाई गई, जिसके बाद ये खबरें तेज हो गईं कि वियतनाम अचूक निशाना साधने वाली इस मिसाइल को खरीद सकता है, क्योंकि उसकी वायुसेना में 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले कई सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिनसे ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि वियतनाम अपनी सीमा की हिफाजत के लिए इस मिसाइल को खरीद सकता है, जिसके बाद चीन के खिलाफ उसकी आक्रामक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। उधर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण शुरू हो गया। 21वीं सदी का ये मेगा साइंटिफिक प्रोजेक्ट 2028 में पूरा होगा, जिसके 1 लाख से ज्यादा एंटेना ऑस्ट्रेलिया में लगेंगे और कुछ एंटेना मीलों दूर बसे अफ्रीका में। बताया गया कि ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों के जवाब खोजेगा। 50 मेगाहर्ट्ज से 25 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करने वाला दुनिया का ये सबसे बड़ा टेलीस्कोप हल्के से हल्के रेडियो सिग्नलों को भी पकड़ लेगा, फिर चाहे वो पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर से ही क्यों ना आ रहे हों। ये टेलीस्कोप हाइड्रोजन जैसे ब्रह्मांड में अथाह भंडार वाले एलिमेंट की उत्पत्ति का पूरा इतिहास भी खंगालेगा। इधर प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में 4 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा गाड़ियों पर जुर्माना लगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 दिसंबर को BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई थी और नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने 4 दिन में 2000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे। हालांकि प्रदूषण कम होने के बाद 7 दिसंबर को गाड़ियों पर लगी रोक को हटा दिया गया। उधर बेंगलुरु में रात में सैर करने वाले पति पत्नी का चालान काटने वाले 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने रात में अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे कार्तिक नाम के शख्स से जबरन पैसे वसूले, जिसकी शिकायत कार्तिक ने ट्विटर के जरिए की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनसे रात 11 बजे के बाद सड़क पर घूमने के नाम पर पैसे मांगे, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस बीच मुंबई के पास खोपोली में हुए एक भीषण सड़क हादसे में कई छात्र घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में सवार सभी 48 छात्र पिकनिक मनाकर लोनावला से लौट रहे थे। तभी अचानक छात्रों से भरी बस पलट गई और चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बस कैसे पलटी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा पर PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार को गिराने का आरोप लगाया। इमरान खान के मुताबिक उनके और जनरल बाजवा के बीच रिश्ते शुरुआत में ठीक थे, लेकिन उनके बीच दरार उस वक्त पड़नी शुरू हुई जब उन्होंने जनरल बाजवा की एक मांग नहीं मानी। इमरान खान का आरोप है कि पूर्व आर्मी चीफ पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार को पद से हटवाना चाहते थे और उनकी जगह वो अपने करीबी अलीम खान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन इमरान खान का कहना है कि उन्होंने अलीम खान पर लगे आरोपों का हवाला देकर जनरल बाजवा की बात नहीं मानी, जिसके बाद से ही पूर्व सेना प्रमुख उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा ने विपक्षी दलों को एकजुट कर उनकी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इधर सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आ गया। इस मामले में गिरी एक्ट्रेस नोरा फतेही ने जैकलीन पर मानहानि का केस कर दिया। उन्होंने इस मुकदमे में जबरन अपना नाम घसीटे जाने का आरोप लगाया। यानी सुकेश चंद्रशेखर केस में 2 अभिनेत्रियां नोरा फतेही और जैकलीन आमने सामने खड़ी हो गई। नोरा ने सफाई दी कि सुकेश से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी के जरिए वो उसे जानती थी। हालांकि इसी मामले में ईडी नोरा फतेही से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है।
इस बीच कोलकाता के एक इलाके में रबर की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भड़क गई कि उसने पास की 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ज्यादा फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आखिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 के एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मैच का फैसला सुपर ओवर से हुआ, क्योंकि 188 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 187 रन ही बना सकी, जिससे मैच टाई हो गया। मैच का फैसला करने के लिए सुपर ओवर खेला गया। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने एक ओवर में 20 रन बना डाले। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 21 रन चाहिए थे, लेकिन वो 16 रन ही बना सकी। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के होटल में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। इस आतंकी हमले में 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 हमलावरों को ढेर कर दिया गया। और सामने आए वीडियो में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन इस हड़बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो करीब 4थी मंजिल से नीचे जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। खबर है कि इसी तरह एक और आदमी भी अपनी जान बचाने के दौरान इमारत से कूद गया। ये दोनों विदेशी नागरिक बताए गए। इस दौरान होटल की खिड़कियों और रोशनदानों से धुएं का गुबार निकलता नजर आया। आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब इस होटल में चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ फायरिंग की, बल्कि वहां कई बम भी बरसाए। जब भी सूरज को निकलते देखा, रात को हमने पिघलते देखा। सौवात की एक बात कही परवेज ने, आदमी मोम नहीं तो क्या है, रोज हालात में ढलते देखा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौवात की एक बात करें।